गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ इज विकास योगी। और बच्चों आप देख रहे हो योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट। योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऊपर है नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों अपना जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है, हाल फिलहाल वो चल रहा है ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं। और बच्चों इस ओबीजी के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने एक हेरारकी से बच्चों इसके मीनिंग से लेकर के और बच्चों इसके एंड के एंड तक के डिस्क्रिप्शन तक को अपन ने देखा था बच्चों। और इसी ओबीजी के अंदर बच्चों अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट कर लिया था गायनेकोलॉजी का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स का क्लासिफिकेशन अपन ने डिस्कस किया था। और अपन ने एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल्स या फिर ऑर्गन्स क्या किए थे, पढ़ना स्टार्ट किए थे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एक बार शॉर्टली रिवाइज कर दूं कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था, जस्ट लास्ट लेक्चर में ओबीजी के थर्ड लेक्चर के अंदर और वल्वा या पुडेंडम के सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो अपन ने लेबिया मेजोरा डिस्कस किया था, देन लेबिया मेजोरा के बाद में अपन ने डिस्कस किया था बच्चों क्लाइटोरिस। देन क्लाइटोरिस के बाद में अपन पढ़ रहे थे बच्चों वेस्टिबुल। क्या पढ़ रहे थे? क्लाइटोरिस के बाद में अपन वेस्टिबुल पढ़ रहे थे बच्चों। वेस्टिबुल के बारे में हर एक चीज़ अपन ने डिस्कस की थी कल बच्चों, हर एक व्यू से आपके अंडरस्टैंडिंग एंगल के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। आज बच्चों अपन देखेंगे कि ये जो वेस्टिबुल है बच्चों, वेस्टिबुल क्या है प्रीवियस में डिस्कस कर लिया। जस्ट मैं 10 सेकंड के अंदर रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपका कहने का मतलब कंटिन्यूटी बनी रही बच्चों, है ना। वेस्टिबुल क्या है कि स्पेस या फिर क्लेफ्ट है कहाँ पर, लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के बीच में। वेस्टिबुल की शेप आलमंड या फिर कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप। इस वेस्टिबुल की जो टोटल लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है बच्चा। देन इसकी जो विड्थ होती है मैक्सिमम, ये कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। बाउंड्रीज अपन ने डिस्कस की थी कि साहब वेस्टिबुल के इंटीरियर के अंदर कौन होता है, क्लाइटोरिस। पोस्टीरियर के अंदर फोर्थ सीट होता है और लेटरली कौन होता है बच्चों, लेबिया माइनोरा। देन इसके बाद में अपना जो इंपॉर्टेंट थिंग था बच्चों वो क्या था कि भाई इस वेस्टिबुल के अंदर कितनी ओपनिंग्स पाई जाती है। तो अपन ने कहा था कि वेस्टिबुल के अंदर कुल कितनी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, 4 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकेंड वन इज स्किनीज ग्लैंड डक्ट ओपनिंग, थर्ड वन इज वेजाइनल ओपनिंग और फोर्थ वन इज बार्थोलिन ग्लैंड से डक्ट ओपनिंग। देन इनमें से अपन ने डिस्कस भी किया था कल वाली क्लास के अंदर। क्या डिस्कस किया था? यूरेथ्रल ओपनिंग अपन ने डिस्कस कर लिया था। देन इसके बाद में अपन ने स्किनीज ग्लैंड्स और स्किनीज ग्लैंड भी अपन ने डिस्कस कर ली थी बच्चों प्रीवियस क्लास के अंदर। कहने का मतलब वेस्टिबुल के अंदर अपन ने 2 स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर ली थी, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग डिस्कस कर ली थी और एक अपन ने स्किनीज ग्लैंड डिस्कस कर ली थी। तो बच्चों इस वेस्टिबुल में पाई जाने वाली थर्ड ओपनिंग आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। जी हाँ बच्चों, आज अपन वेस्टिबुल में पाई जाने वाली थर्ड ओपनिंग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम वेजाइनल ओपनिंग बच्चों। तो देखो वेजाइनल ओपनिंग को समझने से पहले तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है अपन इसको और किन किन नाम से जानते हैं। तो फॉर काइंड योर नॉलेज गाइस ध्यान रखना, वेजाइनल ओपनिंग को अपन वेजाइनल इंट्रोइटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइनल ओपनिंग का जो दूसरा नाम है बच्चा वो क्या है, वेजाइनल इंट्रोइटस है। देन इसके अलावा इसका एक तीसरा नाम भी है सिंपली, जो कि आप सभी जानते हो। क्या नाम है? वेजाइनल ओरिफिस। यानी कि वेजाइनल ओपनिंग को आप वेजाइनल इंट्रोइटस भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो, वेजाइनल ओरिफिस भी कह सकते हो। देन इसके बाद में बात आती है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये वेस्टिबुल में कहाँ पाई जाती है। भाई वेस्टिबुल तो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ और लगभग 2 सेंटीमीटर विड्थ वाली स्ट्रक्चर है लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के बीच में। तो इस एरिया में ये जो अपनी वेजाइनल ओपनिंग है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो गाइज इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि जो वेस्टिबुल के अंदर वेजाइनल ओपनिंग है वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर। यहाँ पर का मतलब ये इसके ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है और यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे ये वाली, ये कौन सी ओपनिंग है बच्चों, यहाँ पे ये जो ओपनिंग है वो क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। सो आप ये कह सकते हो कि साहब वेस्टिबुल के अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसकी लोकेशन क्या होती है, जस्ट बिलो टू यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे पाई जाती है कौन, वेजाइनल ओपनिंग।
ओपनिंग। देन इन सभी थिंग्स के साथ साथ में नेक्स्ट थिंग अगर अपन डिस्कस करें, क्या करें बच्चों, कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है बच्चों, ये वेजाइनल ओपनिंग एक वर्जिन गर्ल के अंदर, किसके अंदर, इन वर्जिन गर्ल वेजाइनल ओपनिंग इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन। किसा वर्जिन गर्ल के अंदर ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये इनकम्प्लीटली कवर होती है किसके द्वारा, बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन। ध्यान रखना इनकम्प्लीटली होती है, वो भी किसके द्वारा, एक म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को कार्ड यानी कि कहा जाता है, जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हाइमन के नाम से। अब यहाँ से बात को समझो बच्चों आप, अपन ने क्या कहा, इन वर्जिन गर्ल। वर्जिन गर्ल का मतलब भाई ऐसी फीमेल जिसने अपनी लाइफ में अभी तक कोइटस एक्ट नहीं किया है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किए हैं, यानी कि कुंवारी है, उसे अपन क्या कहते हैं, वर्जिन गर्ल कहते हैं। सब बच्चों इस वर्जिन गर्ल के अंदर ये वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि ये वेजाइनल इंट्रोइटस या फिर वेजाइनल ओरिफिस एक पतली सी एक म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहता है, इनकम्प्लीटली वेजाइनल ओपनिंग पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या रहती है, कवर रहती है, पूरी तरह से नहीं होती है, इनकम्प्लीटली क्या रहती है, कवर रहती है। और इस इनकम्प्लीट करने वाली जो कवरिंग वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों अपन इसे, हाइमन। तो देखिएगा आगे हाइमन से और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हाइमन होती है नॉर्मली हर एक फीमेल के अंदर बच्चों क्या होती है, परफोरेट होती है, यानी कि इट मीन्स हाइमन, इट मीन्स नॉर्मली हाइमन इज परफोरेट, यानी कि नॉर्मली हर फीमेल के अंदर हाइमन क्या होती है, परफोरेट होती है। परफोरेट, परफोरेट बना है किससे, परफोरेशन से। और परफोरेशन का मतलब क्या होता है, होल, यानी कि छिद्र। जैसे कि बच्चों ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, और ये वेजाइनल ओपनिंग इस प्रकार से किसके द्वारा इनकम्प्लीटली कवर रहती है बच्चों, हाइमन के द्वारा। लेकिन ये इनकम्प्लीटली कवर रहती है, इनकम्प्लीटली का मतलब इसके बीच के अंदर या फिर कहीं पर भी लेटरल साइड के अंदर, ज़्यादातर तो बीच में देखने को मिलता है, सेंटर में देखने को मिलता है। सेंटर में इस प्रकार से क्या पाई, वाइट वाइट कलर के आपको ये दिख रहे हैं, इस प्रकार से क्या पाया जाता है बच्चों, पोर पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर होल्स पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों एक वर्जिन गर्ल के अंदर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश न करने के बाद में भी जब मेंसेस आते हैं तो मेंसेस के दौरान होने वाली ब्लीडिंग इस हाइमन के इन पोर से, इन होल से होती हुई क्या होती है, एक्सपेल्ड आउट होती है, यानी कि बाहर आती है। सो कहने का मतलब नॉर्मली हर फीमेल के अंदर जो हाइमन होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग को इनकम्प्लीटली कवर करती है, ये क्या होती है, परफोरेट होती है, यानी कि इसके बीच में क्या पाया जाता है, होल पाया जाता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो क्या आता है, बाहर आता है। इतनी बात समझ में आई होगी गाइस आपको। देन जैसे कि मतलब यहाँ पर क्या है भाई, एक वुमेन क्या है, माना कि वर्जिन है, क्या है, वर्जिन है। तो वर्जिन है तो इसकी वेजाइनल ओपनिंग किसके द्वारा कवर है, हाइमन के द्वारा कवर है। लेकिन देखो जैसे ये फीमेल वहन सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश, जैसे ये फीमेल कोइटस एक्ट करती है, यानी कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो बच्चा ऐसी कंडीशन में देन हाइमन ब्रेक्स या फिर डैमेज या फिर लेसिरेट। बच्चों कोइटस स्टैब्लिश करने से, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने से ये जो हाइमन है ये ब्रेक हो जाती है, यानी कि टूट जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, या फिर यू कैन से आल्सो इट एक इनकी लेसिरेट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अब देखो बच्चों टूटने के बाद में, यानी कि आफ्टर डैमेज या फिर आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ए हाइमन, हाइमन बिकम लाइक नोड्यूल शेप, यानी कि टूटने के बाद में जो हाइमन होती है, ये वेजाइनल ओपनिंग का जो एज है, किनारा है, वहां पर किस से, यानी किस शेप में आ जाती है, नोड्यूल शेप के अंदर आ जाती है। और ध्यान रखना बच्चों, दिस नोड्यूल शेप हाइमन कॉल्ड कैरेंकुली माइडेटी फॉर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से आपके लिए, कि आफ्टर डैमेज ऑफ या फिर आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द हाइमन, हाइमन एक्वायर्स नोड्यूल शेप एंड दिस नोड्यूल शेप्स हाइमन नोन एज कि साहब टूटने के बाद में, डैमेज होने के बाद में जब हाइमन नोड्यूल शेप में आ जाती है, तो इस
इस नोड्यूल सेप हाइमन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों आप इसे किस नाम से जानोगे? कैरियोनक्यूली माइडिटी फॉर्म्स। क्या कहेंगे? कैरियोनक्यूली माइडिटी फॉर्म्स। गाइस सिंपल सी बात है कि जैसे अगर गर्ल वर्जिन है तो हाइमन के द्वारा वेजाइनल ओपनिंग क्या है? इनकम्प्लीटली क्या है? कवर है। कंप्लीटली नहीं, कैसे? इनकम्प्लीटली, यानी कि इतना पोर पाया जाता है हाइमन में जिससे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या आ सके? बाहर आ सके। लेकिन जैसे ही ये वर्जिन गर्ल सेक्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है तो हाइमन टूट जाएगी, लेसिरेट हो जाएगी, और बच्चों टूटने के बाद में ये हाइमन किस शेप में आ जाती है? नोड्यूल शेप में आ जाती है। और बच्चों इस नोड्यूल शेप की हाइमन को क्या कहा जाता है? कैरियोनक्यूली माइडिटी फॉर्म्स के नाम से जाना जाते हैं। क्लियर गाइज? ऑल राइट, वेल देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बच्चों इसी हाइमन से संबंधित मेंसोसाइकिल की एक एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। देखो जब अपन एम साइकिल पढ़ेंगे तो बहुत सारी उस एम साइकिल की डिजीज कंडीशंस एब्नॉर्मलिटीज डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन एम साइकिल नहीं पढ़ रहे। लेकिन बच्चों इस हाइमन से संबंधित एम साइकिल के अंदर एक एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इस एब्नॉर्मलिटी को अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहेंगे गाइज अपन इसे? क्रिप्टोमेनोरिया। अब देखो सबसे पहले आप क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब समझो कि क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब ही क्या होता है। जैसे कि एक बार मैं आपको अपनी भाषा के अंदर समझाऊं कि भाई एक वुमेन है, उस वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे सभी सिम्टम हैं भाई। उसके अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, टेम्परेचर भी स्लाइटली रेज हो रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने को मिल रही है, नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब एम साइकिल के सिम्टम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन उस वुमेन में, उस फीमेल के अंदर क्या नहीं है? पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं है। तो बच्चों जब एम साइकिल जैसे सिम्टम प्रेजेंट हो किसी वुमेन में और पर वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट हो, यानी कि पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं आ रही, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग नहीं आ रही, तो गाइस इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपन इसे क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से अपन इसे जानेंगे। देखो यहाँ पे इसका मीनिंग भी बड़ा प्यारा लिखा गया आपके लिए। क्या लिखा गया है कि साहब क्रिप्टोमेनोरिया is a menstrual abnormality in which women have menstrual like symptom but do not have pervaginal bleeding। कि वुमेन के अंदर menstrual like symptom तो होते हैं लेकिन but do not have pervaginal bleeding, लेकिन pervaginal bleeding नहीं होती है। तो इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बच्चों? क्रिप्टोमेनोरिया कहेंगे। इतनी बात क्लियर? सो वेल देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई आखिर किसी वुमेन में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यानी कि क्रिप्टोमेनोरिया हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो बच्चों जब आपको क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब समझ में आ गया तो अब सोचो आप कि साहब आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इस वुमेन के अंदर एम साइकिल जैसे सिम्टम तो हैं लेकिन यहाँ पे परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं है। गेस करो बच्चों एक बार आखिर क्या कोज हो सकता है इसका। लेकिन आपने तो देख लिया यहाँ पर, है ना। हाँ तो देखो यहाँ पर देखो इसके कोज तो कई सारे, क्या कह रहा हूँ मैं, क्रिप्टोमेनोरिया के कोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन यहाँ पर हाइमन पढ़ रहे हैं तो हाइमन से संबंधित क्रिप्टोमेनोरिया का कारण क्या है। तो बच्चों हाइमन से संबंधित क्रिप्टोमेनोरिया का कारण है इम्परफोरेट हाइमन। क्या है बच्चों? इम्परफोरेट हाइमन। देखो नॉर्मली हाइमन कैसी होती है? परफोरेट होती है, यानी कि उसमें छिद्र पाए जाते हैं। लेकिन जब ये हाइमन क्या हो? इम्परफोरेट हो, यानी कि इस हाइमन के अंदर कोई छिद्र नहीं हो, कोई होल नहीं हो, तो भाई अब वेजाइनल ब्लीडिंग बाहर कैसे आएगी? बिकॉज अब वेजाइनल ओपनिंग है वो इनकम्प्लीटली के बजाय कंप्लीटली हाइमन के द्वारा क्या हो गई है? कवर हो गई है। और हाइमन इम्परफोरेट है, इसमें कोई पोर है नहीं, सो वेजाइनल ब्लीडिंग यानी कि वेजाइनल ब्लड फ्लो क्या नहीं आता है? बाहर नहीं आता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल सिम्टम वहां पे देखने को मिलते हैं और कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर हाइमन से संबंधित कोज इसका क्या है? इम्परफोरेट हाइमन है। इसके अलावा और भी कई सारे कोजेज हैं क्रिप्टोमेनोरिया के, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ कि भाई वेजाइनल स्टेनोसिस। क्या है? वेजाइनल
स्टेनोसिस, वेजाइनल स्टेनोसिस का मतलब है कि जो वेजाइना है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वेजाइना है, इस वेजाइना के ल्यूमेन क्या हो जाए, नैरो हो जाए, यानी कि वेजाइना सिकुड़ जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ब्लड फ्लो बाहर नहीं आएगा। इसका और भी कोज है वेजाइनल एजेनेसिस। भाई फीटल लाइफ के दौरान, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान वेजाइना का डेवलपमेंट फॉर्मेशन ही नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ब्लड फ्लो बाहर नहीं आएगा। या फिर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन पुअर हो, पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। भाई जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी नॉर्मल इंटेंसिटी से कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में यूट्रस से ब्लड वेजाइना में पुसे नहीं हो पाएगा और ब्लड फ्लो बाहर वेजाइना के थ्रू नहीं आएगा। और कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, क्रिप्टोमेनोरिया, बिकॉज वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है लेकिन एम साइकिल के सिम्टम्स सारे प्रेजेंट है। सो कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, क्रिप्टोमेनोरिया। ये सभी कॉजेज अपन और भी डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे बच्चों एम साइकिल के अंदर। यहाँ पर अपन हाइमन से संबंधित कोज जाना है, किसका, क्रिप्टोमेनोरिया का, जो क्या है बच्चों यहाँ पर इम्परफोरेट हाइमन है। तो अब देखो एक बार सोचो आप कि जब इम्परफोरेट हाइमन की वजह से क्रिप्टोमेनोरिया हो रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हाइमेनोटोमी। क्या होगा बच्चों, हाइमेनोटोमी। बच्चों हाइमेनोटोमी देखो अपने मेडिकल साइंस के अंदर किसी भी मेडिकल टर्म के परफिक्स में, परफिक्स का मतलब उस मेडिकल टर्म के पीछे क्या लग जाए बच्चों, ओटमी लग जाए। तो ओटमी का मतलब क्या होता है, इंसिजन लगाना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे क्रेनियोटोमी, यानी कि क्रेनियम के अंदर क्या लगाना, इंसिजन लगाना। जैसे कि एपिजियोटोमी, लास्ट में क्या लगा है, ओटोमी लगा है। पेरिनियम के अंदर क्या लगाना, इंसिजन लगाना। सो यहाँ पे टर्म क्या है, ओटमी, हाइमेनोटोमी। सो बच्चों यहाँ पर अपन हाइमन को क्या कर देंगे, इंसाइज कर देंगे। जैसे ही हाइमन को इंसाइज करेंगे तो हाइमन इम्परफोरेट से क्या बन जाएगी, अब परफोरेट बन जाएगी। और जब परफोरेट बन जाएगी तो ब्लड फ्लो भी वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाएगा। सो यहाँ पे क्रिप्टोमेनोरिया की जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर गाइज। देन ओटमी के साथ में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यहीं से एक्टमी को क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता है, एक्टमी। बच्चों अपनी मेडिकल साइंस में किसी भी टर्म के परफिक्स में यानी कि पीछे एक्टमी लगे तो आपको समझ जाना है कि एक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल होता है, रिमूव कर देना होता है। जैसे कि हिस्टेरेक्टमी, क्या, हिस्टेरेक्टमी। भाई इसमें भी लास्ट में क्या लगा है, एक्टमी लग रहा है, ECTOMY लग रहा है। तो हिस्टर का मतलब यूट्रस होता है, रेक्टमी का मतलब रिमूव करना, यानी कि यूट्रस को क्या करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है, एक्टमी। जैसे कॉमन टर्म है थायराइड एक्टमी, क्या है, थायराइड एक्टमी। थायराइड का मतलब थायराइड ग्लैंड और एक्टमी का मतलब रिमूव करना, यानी कि रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज थायराइड एक्टमी। कहने का मतलब एक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल होता है। और फिर देखो ऐसा ही आता है स्टोमी, ये क्या आता है, स्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना। अपनी बॉडी जो होलोमस्कुलर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग का फॉर्मेशन करना या फिर बनाना क्या कहलाता है, स्टोमी कहलाता है। जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी, जैसे क्या है, ट्रेकियोस्टोमी का मतलब जब पर्सन के अपर एयरवे के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, फिर ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है, तो ऐसी कंडीशन में अपन लोअर एयरवे को ओपन कर देते हैं, यानी कि ट्रेकिया के अंदर क्या बना देते हैं, ओपनिंग बना देते हैं। सो अपन इसे क्या कहेंगे, ट्रेकियोस्टोमी कहेंगे। जैसे कि गैस्ट्रोस्टोमी, जैसे क्या है, जब पेशेंट ओरली फूड लेने के अंदर भी इनेबल हो या फिर एनजी ट्यूब के द्वारा ही फीडिंग नहीं दी जा सकती, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन डायरेक्ट स्टोमक को ओपन करके स्टोमक के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना करके पेशेंट को फीडिंग देते हैं। स्टोमक में बना रहे हैं, सो टर्म का क्या नाम लिया है, गैस्ट्रो। ओपनिंग बना रहे हैं और ओपनिंग के लिए परफिक्स में क्या लगाते हैं, स्टोमी लगाते हैं। सो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी, गैस्ट्रोस्टोमी। कहने का मतलब स्टोमी हर जगह अपनी मेडिकल साइंस में किसको डिनोट करता है बच्चों, ओपनिंग को डिनोट करता है। एक्टमी रिमूवल को डिनोट करता है और ओटमी किसको डिनोट करता है, यहाँ पर इंसिजन को। और यहाँ पर अपने को क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन में क्या करनी है, हाइमेनोटोमी करनी है, यानी कि हाइमन को क्या कर देना है, इंसाइज कर देना है। क्लियर गाइज। तो देखो ये सभी थिंग्स थी
अपनी वेजाइनल ओपनिंग के बारे में। वेजाइना नहीं पढ़ी है बच्चों अभी अपन ने केवल क्या पढ़ी है कि वेस्टिब्यूल के अंदर जो वेजाइना ओपन होती है वो ओपनिंग अपन ने पढ़ी है। भाई वेजाइना तो फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि अपन कहाँ पढ़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पढ़ेंगे। वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी। सो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने वेजाइना नहीं पढ़ी है, अभी सिर्फ अपन ने वेजाइना की ओपनिंग ही पढ़ी है। क्लियर गाइज? तो देखो अपन वेस्टिब्यूल के अंदर 3 ओपनिंग्स ऑलरेडी वेल डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली अपन ने यूरेथ्रल डिस्कस की, फिर स्किनीज ग्लैंड की डिस्कस की, फिर अपन ने कौन सी डिस्कस की, वेजाइनल ओपनिंग। और गाइज अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। भाई देखो कल मैंने बताया था कि स्किनीज ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड दोनों की दोनों कैसी ग्लैंड है बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब डक्टल ग्लैंड है, डक्टल का मतलब इनमें डक्ट पाई जाती है, यानी कि ये ऐसी ग्लैंड है जो अपने सीक्रेशन को एक डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड भी ऐसी ग्लैंड होती है जो कि वेस्टिब्यूल में पाई जाती है। और बच्चों इसकी डक्ट की ओपनिंग भी कहाँ होती है? वेस्टिब्यूल के अंदर ही होती है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि साहब वेस्टिब्यूल में जो 4th ओपनिंग है वो किसकी पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट की ओपनिंग। सो अपन यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों एग्जाम में बहुत सी बार बार्थोलिन ग्लैंड से भी क्वेश्चन पुटअप हुए। तो देखो बार्थोलिन ग्लैंड से आपको क्या क्या पुटअप हो सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है इसको सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले बार्थोलिन ग्लैंड आर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कास्पर बार्थोलिन इन 16th century 77, यानी कि 1677 के अंदर कास्पर बार्थोलिन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया किसको? बार्थोलिन ग्लैंड को। देखो बच्चों एक ग्लैंड फाउंड की वेस्टिब्यूल के अंदर किसने? कास्पर बार्थोलिन ने। इसलिए बच्चों इस ग्लैंड को कास्पर बार्थोलिन ने अपने नाम पर ही इसका नामकरण कर दिया गया और इस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाने लगा? बार्थोलिन ग्लैंड। सो आपको ध्यान में रखना है कि बार्थोलिन ग्लैंड को डिस्क्राइब किसने किया था? तो ध्यान रखना है किसने किया था बच्चों? कास्पर बार्थोलिन ने। कब किया था? 16th century 77 में, यानी कि 1677 के अंदर। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग क्या? अनोदर नेम ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ये नाम मैंने कल भी आपको बता दिया था बच्चों, अनोदर नेम ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, कि बार्थोलिन ग्लैंड का दूसरा क्या नाम है, इसे और किस नाम से अपन जानते हैं? तो गाइज बार्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या कहेंगे अपन इसे? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर का मतलब बड़ी, वेस्टिबुलर का मतलब वेस्टिब्यूल में पाई जाने वाली ग्लैंड। इसीलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं? बार्थोलिन को एज ए सेकेंडरी नेम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। बल्कि जो स्किनीज ग्लैंड थी वो बार्थोलिन से छोटी होती है, इसलिए अपन ने उनको क्या कहा था? लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। लेकिन बार्थोलिन स्किनीज से बड़ी है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। यानी कि वेस्टिब्यूल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है बच्चों? बार्थोलिन ग्लैंड है। फिर इसके बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर बार्थोलिन ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? तो गाइज मैं कहूँगा यहाँ आपके लिए कि साहब बार्थोलिन की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? 2। नंबर्स के अंदर कितनी होती है बार्थोलिन ग्लैंड से? 2 होती हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग यहाँ से बात करें कि साहब इस बार्थोलिन ग्लैंड की शेप कैसी होती है, यानी कि ये दिखने में कैसी दिखती है? बार्थोलिन ग्लैंड की शेप कैसी होती है? तो देख लो बच्चों बार्थोलिन ग्लैंड की शेप कैसी होती है? पी शेप होती है, यानी कि मटर के दाने के समान। और भी अगर मैं कहूँ कि अपनी जैसी पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप होती है ना, बिल्कुल वैसी शेप होती है किसकी? बार्थोलिन ग्लैंड की शेप होती है, यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड इज पी इन शेप, यानी कि शेप के अंदर कैसी है? बार्थोलिन पी शेप्ड है। गाइस देखो यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर अच्छे से देख सकते हो क्या कि भाई ये जो अपनी बार्थोलिन ग्लैंड है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सुपरफिशियली ऊपर ये तो यूरेथ्रल ओपनिंग है और ये यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग है। तो देखो इस वेजाइनल ओपनिंग के दोनों, यानी कि आइदर साइड में, ईच साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी 2 ग्लैंड पाई जाती हैं पी शेप की। ये पहली और ये दूसरी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स
कहते हैं। लेकिन देखो बच्चों, इन बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो डक्ट, देखो यहाँ पर डक्ट भी आपको शो हो रही होगी, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, और इन बार्थोलिन ग्लैंड्स की देखो ये जो डक्ट है, ये डक्ट बच्चों ओपन होती है कहाँ पर, इस वेस्टिबुल में, वो भी वेस्टिबुल के अंदर भी कहाँ पर है, नियर टू वेजाइनल ओपनिंग। देखो ये यहाँ पे ओपन हो रखी, एक ये इधर ओपन हो रखी, यानी कि इन बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो डक्ट की ओपनिंग है वो वेजाइना के अंदर नहीं होती, ध्यान रखना, वेजाइना के अंदर नहीं होती, नियर टू वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग है उस ओपनिंग के जस्ट पास में देखो ये वेजाइनल ओपनिंग है, और यहाँ पर ये देखो ये बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग है, इधर ये रही है बच्चों। कहने का मतलब इस बार्थोलिन ग्लैंड की जो डक्ट है इसकी ओपनिंग वेजाइना के अंदर नहीं होती है, लेकिन वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नियर होती है। क्लियर गाइस जितनी बात। सो बच्चों ये थिंग्स थी किसके बारे में, बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पुट अप कर सकता है बार्थोलिन ग्लैंड से किसका बच्चों, कलर का, कि बार्थोलिन ग्लैंड का कलर कैसा होता है, बार्थोलिन ग्लैंड दिखने में कैसी होती है। तो गाइस बार्थोलिन ग्लैंड का जो कलर है वो कैसा है, येलोइश वाइट कलर। कैसा कलर है, येलोइश वाइट कलर, यानी कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा येलो और कुछ कुछ वाइट, यानी कि येलोइश वाइट कलर की देखने को मिलती है बार्थोलिन ग्लैंड्स किसके अंदर बच्चों, कलर के अंदर। फिर इसके बाद में अपन बात करें लोकेशन की, कि सब लोकेशन यानी कि कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो सबसे पहली बात तो वेस्टिबुल में। फिर अगर पूछे कि भाई वेस्टिबुल के अंदर भी कहाँ पे ओपन होती है, भाई वेस्टिबुल के अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग है, मानो बच्चों ये वेस्टिबुल में वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के ईच साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, यानी कि दोनों साइड के अंदर, ईच साइड या फिर आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग बार्थोलिन ग्लैंड्स आर लोकेटेड, कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या रहती हैं, लोकेटेड रहती हैं। फिर इसके बाद में अगर इससे भी एडवांस अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि चलो भाई ठीक है वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में लोकेटेड रहती है, लेकिन किस क्लॉक मैनर में ये दोनों बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में लोकेटेड रहती हैं। तो गाइज कौन से किस क्लॉक मैनर के अंदर रहती हैं, इन 4 and 8 o'clock मैनर। किसके अंदर, इन 4 and 8 o'clock मैनर, यानी कि अपनी घड़ी के अंदर जहाँ पे 4 बजते हैं एक ग्लैंड तो वहाँ पे रहती है, और दूसरी ग्लैंड रहती है अपनी घड़ी में जहाँ पे 8 बजते हैं वहाँ पे लोकेटेड रहती हैं। तो इनका जो क्लॉकवाइज मैनर हो गया लोकेशन का, वो क्या हो गया, 4 and 8 o'clock मैनर। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता दूँ कि भाई ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इस आप देखो यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, इमेजिंग दैट ये अपनी घड़ी है, तो घड़ी में 4 कहाँ पे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 1 PM 2 PM 3 PM 3 PM, और ये क्या हो गया 4। तो यहाँ पे 4 बज रहे हैं, फिर 4 के बाद में 5 6 7 और 8, यहाँ पे क्या बज रहे हैं 8। तो एक ग्लैंड तो कहाँ होती है, जहाँ पे 4 बजते हैं वहाँ पर, और दूसरी ग्लैंड कहाँ होती है, जहाँ पे 8 बजते हैं वहाँ पर। कहने का मतलब वेस्टिबुल के अंदर वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड के अंदर 4 and 8 o'clock मैनर के अंदर कौन सी ग्लैंड लोकेटेड रहती है, ये ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। सो आपका आंसर जाएगा बच्चों कौन सी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर गाइस इतनी बात। लेकिन देखो अब देखो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं, जो पॉइंट हाईलाइटेड है बच्चों, जैसे कि ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू अपनी और एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपली इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द लेंथ ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड्स डक्ट इज, कि बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट की जो लेंथ है वो कितनी होती है। तो गाइस ध्यान रखना, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैव 2 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट, कि बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो डक्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। फिर इसके बाद में सुनो, विच ओपन्स इनटू वेस्टिबुल नियर टू वेजाइनल ओपनिंग। यहाँ भी साफ साफ कह दिया कि वेजाइनल ओपनिंग के अंदर नहीं, वेजाइनल ओपनिंग के नियर, ये दोनों डक्ट क्या होती हैं, ओपन होती है, और हर डक्ट की लेंथ कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है।
क्लियर गाइस इतनी बात। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन की कि साहब बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। आखिर बार्थोलिन ग्लैंड काम क्या करती है भाई, क्या काम करती है बार्थोलिन ग्लैंड, अपनी फंक्शन क्या होता है तो ध्यान रखना। फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, इट सीक्रेट एल्कलाइन म्यूकस दैट एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग कोइटस। कि भाई देखो फंक्शन सेम स्किनिस ग्लैंड की तरह ही है। स्किनिस ग्लैंड भी एल्कलाइन पीएच का म्यूकस सीक्रेट कर रही थी, यहाँ बार्थोलिन ग्लैंड भी एल्कलाइन पीएच का म्यूकस सीक्रेट कर रही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है तो क्या है कि स्किनिस ग्लैंड तो यूरेथ्रा को मॉइस्ट कर रही थी, ल्यूब्रिकेट कर रही थी, और बार्थोलिन ग्लैंड है ये अपने एल्कलाइन सीक्रेशन के द्वारा किसको ल्यूब्रिकेट कर रही है बच्चों, वेजाइना को ल्यूब्रिकेट कर रही है, और स्पेशली वो भी कब, ड्यूरिंग कोइटस एक्ट। देखो बच्चों अगर कोइटस एक्ट के टाइम पर यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर अगर बार्थोलिन ग्लैंड अपने सीक्रेशन नहीं करे तो ऐसी कंडीशन में पेनिस और वेजाइनल म्यूकोजा के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिससे कि वेजाइनल म्यूकोजा क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, लेसिरेट हो जाएगी, वहां से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, पेनफुल कोइटस होगा बच्चों ना, और कोइटस क्या हो जाएगा वहां पे स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा बच्चों, आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन नहीं होते हैं तो पेनिस और वेजाइनल म्यूकोजा के बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से वेजाइनल म्यूकोजा क्या हो जाएगी, डैमेज, टूट जाएगी, लेसिरेट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड ड्यूरिंग कोइटस अपने सीक्रेशन के द्वारा पेनिस और वेजाइनल म्यूकोजा के बीच में ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, यानी कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करती है। सो इसका फंक्शन आपको ध्यान में रखना है कि कोइटस एक्ट के टाइम पर बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो सीक्रेशन होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, इस यानी कि एक प्रकार से लुब्रिकेशन की तरह काम करते हैं और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर गाइज। सो ये तो किसकी बात हुई, अपने फंक्शंस की बात हुई। फिर इसके बाद में यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है बार्थोलिन ग्लैंड में, विच एपिथेलियम फाउंड इन द बार्थोलिन ग्लैंड्स, कि बार्थोलिन ग्लैंड्स के अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है। तो ध्यान रखना, इस लाइन को बड़ी ध्यान से समझना। क्या एपिथेलियम, कौन से एपिथेलियम पाए तो पढ़ो इसे, डक्ट ऑफ ए बार्थोलिन ग्लैंड लाइंड बाई कोल्यूमनार एपिथेलियम, कि जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स के द्वारा क्या रहती हैं, लाइंड रहती हैं। लेकिन आगे पढ़ो, बट जस्ट नियर टू ओपनिंग लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन का क्राइटेरिया बन जाता आपके लिए, लेकिन अभी दो बात सुनने के बाद में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसे पूछे कि विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन दी बार्थोलिन ग्लैंड्स डक्ट, या फिर बाई विच एपिथेलियम द बार्थोलिन ग्लैंड्स आर लाइंड, कि बार्थोलिन ग्लैंड्स कौन सी एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती हैं, तब आप क्या आंसर दोगे, तब आप आंसर दोगे कोल्यूमनार एपिथेलियम। क्या बच्चों जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये किस शेप की होती है, इस प्रकार से कॉलम शेप की क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती है। तो इस प्रकार की कॉलम शेप की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट क्या रहती है बच्चों, लाइन रहती है। लेकिन क्या, बट जस्ट नियर टू ओपनिंग, कि जस्ट नियर टू ओपनिंग जहाँ पर ये बार्थोलिन डक्ट ओपन हो रही है, और ओपन होने की जो ओपनिंग होती है नियर टू वेजाइना, उस ओपनिंग के ऊपर बच्चों कोल्यूमनार एपिथेलियम नहीं पाई जाती है, उस ओपनिंग पे पाई जाती है कौन सी एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अगर आपको सिर्फ ऐसे पूछे कि बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट में कौन सी एपिथेलियम है तो आप कहोगे कोल्यूमनार एपिथेलियम। लेकिन अगर आपको ऐसे कहे कि साहब बार्थोलिन ग्लैंड्स आर लाइंड बाई विच एपिथेलियम जस्ट नियर टू ओपनिंग, कि साहब ओपनिंग के पास में बार्थोलिन ग्लैंड्स कौन सी एपिथेलियम के द्वारा लाइन रहती है बच्चों, तब आपका आंसर कोल्यूमनार नहीं जाएगा, तब आपका आंसर क्या जाएगा, स्ट्रेटिफाइड जाएगा। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे मानो कि ये तो बार्थोलिन ग्लैंड है और ये यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, तो बार्थोलिन ग्लैंड की ये डक्ट वेजाइनल ओपनिंग के पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये डक्ट क्या हो रही है, बार्थोलिन ग्लैंड की ये डक्ट ओपन हो रही है। तो बार्थोलिन ग्लैंड की ये जो डक्ट है बच्चों, ये डक्ट यहाँ
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो कौन सी एपिथेलियम के द्वारा लाइंड है, कोल्यूमनार एपिथेलियम के द्वारा। लेकिन जहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये ओपन हो रही है, तो जहाँ पर ये डक्ट ओपन हो रही है वहाँ पर कोल्यूमनार एपिथेलियम नहीं है, वहाँ पे कौन सी एपिथेलियम है बच्चा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आई होप बच्चों आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टूड कर गए होंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमोलॉगस की। किसकी बात करते हैं, होमोलॉगस की, जो अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। अभी अपन बात करते हैं कि जो अपनी बार्थोलिन ग्लैंड है ये किसके होमोलॉगस होती है, मेल के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों, बार्थोलिन ग्लैंड मेल में काउपर्स ग्लैंड के होमोलॉगस होती है, यानी कि मेल में काउपर्स ग्लैंड और फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ध्यान रखना इस काउपर्स ग्लैंड एक दूसरा नाम भी है, वो क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं इस काउपर्स ग्लैंड को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ऐसे देखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि साहब बार्थोलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू इन मेल, कि साहब बार्थोलिन ग्लैंड्स मेल में होमोलोगस होती हैं, किसके होमोलोगस होती हैं, और ऑप्शन में आप काउपर्स देखो और काउपर्स नहीं मिले तो पक्का ध्यान रखना बच्चों क्या मिलेगा, ऑप्शन में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगा। यानी कि काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर गाइस। तो ये सभी बात थी बच्चों किसकी, इस वेस्टिब्यूल के अंदर पाई जाने वाली चारों की चारों ओपनिंग्स को वन बाय वन अपन ने डायग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली, क्वेरी से हर प्रकार से अपन ने डिस्कस किया है। और गाइस फिर भी अगर आपके माइंड में आई होप पहली बात तो कोई डाउट रहेगा नहीं, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा बच्चों आपका डाउट मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूँगा बच्चों ना। चलो अभी देखो अपन एक्सटर्नल जेनाइटल पढ़ रहे हैं, जिसमें मॉन्स प्यूबिस आपने पढ़ लिया है, लेबिया मेजोरा पढ़ लिया, माइनोरा पढ़ लिया, क्लाइटोरिस पढ़ लिया और वेस्टिब्यूल पढ़ लिया। फिर देखो यहाँ पर मैं आपको यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल की क्राइटेरिया में एक ऑर्गन और आता है बेसिकली, जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा लेकिन मे बी इन एग्जामिनेशन आपको पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या है, वेस्टिबुलर बल्ब। क्या नाम है बच्चों, वेस्टिबुलर बल्ब। अब यहाँ पे समझो कि वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है, वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है। तो देखो बच्चों वेस्टिबुलर बल्ब है ना, ये इरेक्टाइल टिश्यू का मास होता है, यानी कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो संख्या में 2 होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अपनी जो वेस्टिबुल है और वेस्टिबुल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन के बीनेथ यानी कि बिलो, यानी कि वेस्टिबुल की म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे दोनों साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड के अंदर भी 2 इरेक्टाइल टिश्यूज के मास पाए जाते हैं। इस मास को अपन क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर बल्ब के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से विजिबल भी हो रहा है कि वेस्टिबुलर बल्ब इज बाइलेटरल एनलोगेटेड मास, यानी कि वेस्टिबुलर बल्ब है वो क्या है, बाइलेटरल, यानी कि दोनों लेटरल साइड में है, वेस्टिबुल के राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। एनलोगेटेड मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, यानी कि लंबवत, यानी कि लंबा है थोड़ा सा, यानी कि गोल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, एलोगेटेड मास है, वो भी कौन से टिश्यू का, इरेक्टाइल टिश्यू का। विच लोकेटेड बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन, विच लोकेटेड बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ए वेस्टिबुल, जो लोकेटेड होता है या फिर सिचुएटेड होता है या फिर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ए वेस्टिबुल। वेस्टिबुल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट बिलो दोनों साइड के अंदर एलोगेटेड मास पाया जाता है इरेक्टाइल टिश्यू का गाइस, जिसे अपन क्या कहेंगे, वेस्टिबुलर बल्ब कहेंगे। अब देखो वेस्टिबुल में दोनों साइड में है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में, वेजाइनल ओपनिंग के राइट साइड में भी एक होता है वेस्टिबुलर बल्ब और एक दूसरा होता है वेजाइनल ओपनिंग के लेफ्ट साइड में। तो ध्यान रखना वेजाइनल ओपनिंग के तो
आइदर साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है ये वेस्टिबुलर बल्ब। जैसे कि ईच बल्ब लाइज आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस इन फ्रंट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे कि भाई देखो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से जैसे कि समझाऊं तो भाई देखो ये तो है लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं, ये सारा का सारा ये जो स्पेस है ये क्या है, वेस्टिबुल है। और बच्चों इस वेस्टिबुल में ये वेजाइनल ओपनिंग है और यहाँ पे ये है बार्थोलिन ग्लैंड, ये क्या है यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड। तो वेस्टिबुल में जो वेस्टिबुल की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे वेजाइनल ओपनिंग के इस प्रकार से दोनों साइड के अंदर एनलोगेटेड मास होता है इरेक्टाइल टिश्यू का। वेजाइनल ओपनिंग के देखो दोनों साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में है, लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड के कहाँ होता है, सामने होता है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। और यही तो बात अपन ने यहाँ पे लिखी है कि ईच बल्ब लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस इन फ्रंट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड के इन फ्रंट यानी कि सामने पाए जाते हैं। क्लियर गाइज, ये किसकी बात थी, वेस्टिबुलर बल्ब की। अब जब आपने वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में बच्चों इतना पढ़ ही लिया तो छोटी सी बात और ध्यान रखना, क्या पता है एग्जाम में यही आपसे पूछ लिया जाए कि जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है मेल में किसके होमोलोगस होता है। तो ध्यान रखना गाइज, वेस्टिबुलर बल्ब मेल में बल्ब ऑफ पेनिस एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम के क्या होता है, होमोलोगस होता है। यहाँ पे देखो ज़्यादा लंबा नहीं, ये आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोलॉजी के अंदर और आप डेस्क्रिप्टिव पढ़ोगे। जब अपना ओबीजी पूरा होगा तो मैं आपको एंड्रोलॉजी पढ़ाऊंगा बच्चों, अच्छे से पढ़ाऊंगा। बल्ब ऑफ पेनिस का मतलब है रूट ऑफ दी पेनिस, क्या है, जैसे कि इमेजिंग दैट बच्चों यहाँ पर ये क्या है, टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है और यहाँ से ये पेनिस स्टार्ट हो रहा है। तो पेनिस का जो टिप पार्ट होता है इसे तो अपन कहते हैं ग्लांस पेनिस। इसके बाद में बीच का ये जो इसे अपन कहते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। और ये क्या है, पेनिस की रूट, क्या बच्चों, ये यहाँ पर ये क्या है, पेनिस की रूट। तो बच्चों पेनिस की जो रूट होती है यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं बच्चों। तो इस पेनिस की रूट को अपन क्या कहेंगे, बल्ब ऑफ पेनिस कहेंगे। सो बच्चों पेनिस के बल्ब और कॉर्पस स्पोंजियोसम, बच्चों इस जो पेनिस की जो बॉडी पार्ट होता है इसके अंदर एनलोगेटेड इरेक्टाइल टिश्यू के बंडल्स पाए जाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं। सो बच्चों कॉर्पस स्पोंजियोसम और बल्ब ऑफ पेनिस के होमोलोगस होता है, यानी कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम होता है कौन, वेस्टिबुलर बल्ब। क्लियर गाइज इतनी बात। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों वेस्टिबुलर बल्ब के बाद में जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल पढ़ने जा रहे हैं गाइज, वो है क्या, पेरिनियम। अपन बच्चों लास्ट एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है, पेरिनियम है। तो देखो बच्चों पेरिनियम का नाम अभी तक आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज पेरिनियम से संबंधित एक नया कंसेप्ट आप पूरा कर लो। और बहुत से बच्चों के माइंड में पेरिनियम से संबंधित कई तो रॉन्ग कंसेप्ट भरे पड़े हैं, लेकिन बच्चों आज इन कंसेप्ट्स को क्या कर लो, ठीक कर लो। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो पेरिनियम होती है ये पेरिनियम बच्चों एक नहीं दो प्रकार की होती है। क्या, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरिनियम। पेरिनियम दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक तो एनाटॉमिकल पेरिनियम होती है और दूसरी होती है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्या होती है बच्चों, एक तो एनाटॉमिकल पेरिनियम है और दूसरी पेरिनियम कौन सी है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। यानी कि पेरिनियम को 2 टाइप में क्लासिफाइड कर दिया गया। फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल पेरिनियम और सेकंड वन इज ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। अब देखो एनाटॉमिकल पेरिनियम किसे कहेंगे और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम किसे कहेंगे, दोनों में डिफरेंस देखो, कहाँ से कहाँ तक तो एनाटॉमिकल पेरिनियम होती है और कहाँ से कहाँ तक ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम होती है। तो देखो चाहे से पेरिनियम एनाटॉमिकल हो और चाहे से पेरिनियम ऑब्स्टेट्रिकल हो, पेरिनियम क्या है बच्चों, एक एरिया है।
पेरिनियम क्या है? एक एरिया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी पेरिनियम की? एनाटॉमिकल पेरिनियम की। कि साहब एनाटॉमिकल पेरिनियम का एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है? सब बच्चों एनाटॉमिकल पेरिनियम यानी कि ए एरिया विच एक्सटेंड, यानी कि पूरी पेरिनियम ही एक एरिया है। और अपन स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? एनाटॉमिकल पेरिनियम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एनाटॉमिकल पेरिनियम वो एरिया है, ए एरिया विच एक्सटेंड, वो एरिया है विच एक्सटेंड जो एक्सटेंड होता है कहाँ से? एंटीरियरली, यानी कि सामने से। तो कहाँ से? सिम्फाइसिस प्यूबिस, सामने से तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से शुरू होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के कहाँ तक है? टू ईसियल ट्यूब्रोसिटी। बच्चों अपनी जो हिप बोन होती है, एक हिप बोन में 3 बोन होती हैं, ईसियम, इलियम और प्यूबिस। देखो अपन जब कमर पे हाथ रखते हैं या फिर बेल्ट टाई करते हैं, वो तो बोन होती है इलियम। और अपन जब बैठते हैं, बैठते टाइम पर जो बोन अपने वेट को बियर करती है बच्चों, वो बोन होती है कौन सी? ईसियम बोन होती है। और सामने की तरफ 2 बोन आपस में जुड़ती हैं जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं, वो दोनों होती हैं प्यूबिक बोन होती है। तो यहाँ देखो कहाँ तक है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के और ईसियल ट्यूब्रोसिटी, यानी कि ईसियल बोन का जो लोअर हिस्सा है, अपन जब बैठते हैं जो अपने वेट को बियर करता है, उस एरिया को अपन क्या कहते हैं? ईसियल ट्यूब्रोसिटी। सो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के ईसियल ट्यूब्रोसिटी। और फिर देखो एंड ईसियल ट्यूब्रोसिटी टू पोस्टीरियरली टिप ऑफ ए कॉकिक्स। देखो बच्चों अपनी पेल्विस के अंदर सामने सिम्फाइसिस प्यूबिस है और पीछे की तरफ यानी कि पोस्टीरियरली कौन है? सैक्रम और कॉकिक्स है। तो बच्चों ईसियल ट्यूब्रोसिटी से कहाँ तक है? पोस्टीरियरली, पीछे तक किस तक? टिप ऑफ कॉकिक्स, यानी कि कॉकिक्स का जो टिप है उस टिप तक। बच्चों गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के ईसियल ट्यूब्रोसिटी और फिर ईसियल ट्यूब्रोसिटी से पीछे की तरफ कहाँ तक है? जो कोकिक्स बोन होती है, इस कोकिक्स बोन के लास्ट टिप तक का जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल पेरिनियम कहते हैं। देखो अब आपको ये डायग्रामेटिकली और भी अच्छे से वेल अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चों डायग्रामेटिकली। देखो यहाँ पर ये तो है प्यूबिक बोन, राइट प्यूबिक बोन और लेफ्ट प्यूबिक बोन। जब इन दोनों बोन्स आपस में आर्टिकुलेट हुई तो ये जॉइंट बना कौन सा? सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो अपन ने क्या कहा कि पेल्विस में सामने की तरफ एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ सैक्रम और कॉकिक्स होता है। तो यहाँ पर एंटीरियरली तो कहाँ से? यहाँ से सिम्फाइसिस प्यूबिस से, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक? इस तरफ ये ईसियम बोन का क्या आ गया? ट्यूब्रोसिटी, यानी कहाँ तक? ईसियल ट्यूब्रोसिटी तक। तो जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के और कहाँ तक है? ईसियल ट्यूब्रोसिटी तक। फिर ईसियल ट्यूब्रोसिटी से पोस्टीरियरली पीछे की तरफ है कहाँ तक? कोकिक्स के लास्ट टिप तक। कहाँ तक? ये कोकिक्स है यहाँ पर, इसी कोकिक्स के लास्ट टिप तक है। देखो ये जो डायमंड शेप का जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे किस नाम से जानते हैं? एनाटॉमिकल पेरिनियम। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो बच्चों, इस एनाटॉमिकल पेरिनियम के अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ही ये वाला ट्राइंगल। क्या ये जो आपको यहाँ पर डायमंड शेप का ये जो एरिया है, ये कौन सा पेरिनियम है? जो अभी अपन ने एक्सप्लेन किया है एनाटॉमिकल पेरिनियम है। और ध्यान रखना एनाटॉमिकल पेरिनियम की जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चों? डायमंड शेप होती है, आपके सामने है। और इस एनाटॉमिकल पेरिनियम के अंदर 2 त्रिभुज बनते हैं, यानी कि 2 ट्राइंगुलर बनते हैं। देखो एक तो ये ट्राइंगुलर बन रहा है और एक दूसरा ये ट्राइंगुलर बन रहा है, एक ये ट्राइंगुलर और एक ये ट्राइंगुलर। तो ध्यान रखना जो ऊपर वाला ट्राइंगुलर है इसमें क्या होता है? यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, स्किनीज ग्लैंड होती है। कहने का मतलब यूरिनरी सिस्टम का एरिया होता है। इसलिए ऊपर वाला जो ट्राइंगुलर है, इस ऊपर वाले ट्राइंगुलर को अपन क्या कहते
कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगुलर। इसे क्या कहा जाता है? यूरोजेनाइटल ट्राइंगुलर। देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे शो कर रखा है क्या, एरो लगा करके, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगुलर कौन सा है? यूरोजेनाइटल ट्राइंगुलर। और जो नीचे वाला एरिया है इसमें कौन होता है? एनएस होता है, इसलिए नीचे वाले ट्राइंगल को अपन क्या कहते हैं? एनल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। तो गाइज ये तो थी आपकी डायमंड शेप की कौन सी पेरिनियम? एनाटॉमिकल पेरिनियम। ध्यान रखना बच्चों, जो एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेटरली कहाँ तक होती है? ईसीएल ट्यूबरोसिटी तक। फिर ईसीएल ट्यूबरोसिटी से पोस्टीरियरली पीछे तक कहाँ तक होती है? टिप ऑफ दी कोकिक्स तक होती है, जिसकी शेप कैसी होती है गाइज? डायमंड शेप होती है। क्लियर गाइज? वेल देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम के बाद में कौन सी पेरिनियम आती है गाइज? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। कौन सी आती है? एनाटॉमिकल के बाद में नेक्स्ट आती है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। तो देखो बच्चों, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम भी एक एरिया ही है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिकल कहाँ से लेकर के कहाँ तक के एरिया को अपन ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम कहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, समझने की बात यहाँ पे ये। तो देखो, एरिया फ्रॉम बेस ऑफ लेबिया माइनोरा। बेस ऑफ लेबिया माइनोरा का मतलब है बिलो दी वेजाइनल ओपनिंग, की वेजाइनल ओपनिंग से नीचे। और बच्चों वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नीचे लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर एंड लोअर फोल्ड क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, नीचे की तरफ लोअर फ्यूज होते हैं। सो लेबिया मेजोरा का कौन सा एरिया आ जाता है? बेस एरिया आ जाता है। सो एरिया फ्रॉम बेस ऑफ लेबिया माइनोरा या फिर बिलो टू वेजाइनल ओपनिंग, कि साहब वेजाइनल ओपनिंग या फिर लेबिया माइनोरा के बेस से लेकर के कहाँ तक है? टू एनएस, एनएस तक का जो एरिया है उसे अपन क्या कहेंगे? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम कहेंगे। देखो बच्चों, अब अपन डायग्राम के अंदर इसे समझते हैं। देखो यहाँ पर ये एक्सटर्नल जेनाइटल्स का डायग्राम है। क्लियर गाइज? यहाँ पे देखो, ये जो है ये वेजाइनल ओपनिंग है, और वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नीचे ये क्या है? ये लेबिया माइनोरा का लेफ्ट फोल्ड और ये राइट फोल्ड, यानी कि ये लोअर फोल्ड है, और लोअर फोल्ड दोनों आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है? जुड़ते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं? फोर्सिट कहते हैं। सो ये लेबिया माइनोरा का क्या हुआ? बेस हुआ, या फिर वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट बिलो के नीचे का एरिया हुआ। तो वेजाइनल ओपनिंग के नीचे से या फिर लेबिया माइनोरा के बेस से लेकर के, और ये यहाँ पे ये क्या है? एनएस है। बेस से लेकर के और एनएस तक का ये जो ट्राइंगुलर एरिया है इसे क्या कहेंगे गाइज? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्या कहेंगे अपन इसे? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। अब समझो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, इसे ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों ऑब्स्टेट्रिक के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर एक कॉमन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिजियोटोमी के नाम से जानते हैं। गाइज वो जो एपिजियोटोमी करते हैं, और एपिजियोटोमी में अपन जो इंसिजन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? इसी ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के अंदर क्या लगाते हैं? वो इंसिजन अपन लगाते हैं। जो इंसिजन शुरू कहाँ से होता है? फोर्सिट से। कहाँ से? फोर्सिट का मतलब है जहाँ पर दोनों फोल्ड्स आपस में लेबिया माइनोरा के जुड़ते हैं। यहाँ से अपन क्या करते हैं? ये लेटरल एपिजियोटोमी होगी, ये मीडियो लेटरल होगी, और फिर एक क्या होती है? केवल और केवल लेटरल होती है, और एक कौन सी होती है? जैसे एपिजियोटोमी। गाइज यहाँ पे एपिजियोटोमी नाम का ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर किया जाता है इस एरिया में, इसलिए इस पेरिनियम को क्या कहा जाता है? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। सो गाइज ध्यान रखना है, एनाटॉमिकल पेरिनियम का जो शेप है वो डायमंड शेप है, बल्कि ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम का जो शेप है वो शेप कैसा है गाइज? ट्राइंगुलर शेप है। क्लियर गाइज? ये दोनों की दोनों चीज़ें गाइज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, शायद इनका शेप मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो एनाटॉमिकल पेरिनियम है
डायग्राम में दिख रही है कैसी शेप की है, डायमंड शेप की है। और बल्कि जो यहाँ पर जो अपनी ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम है उसका भी डायग्रामेटिक आपके सामने है। जो ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम है वो किस शेप की है, ट्रायंगुलर शेप की है। फिर देखो इसके बाद में एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो पेरिनियम है ये पेरिनियम क्या करती है, आखिर फंक्शन क्या होता है पेरिनियम का। तो ध्यान रखना बच्चों, पेरिनियम कुछ नहीं करती, बस पेरिनियम केवल और केवल जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है उन पेल्विक फ्लोर की मसल्स को अटैच होने के लिए प्लेस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को अटैच होने के लिए प्लेस प्रोवाइड करती है, एरिया प्रोवाइड करती है। सो ये फंक्शन हुआ पेरिनियम का कि साहब पेरिनियम प्रोवाइड्स प्लेसमेंट फॉर अटैचमेंट टू दी मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स को अटैच होने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, प्लेस प्रोवाइड करती है। क्लियर गाइस। सो गाइस ये अपने थे फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर जेनाइटल, या फिर वल्वा भी कह सकते हो, या फिर आप इन्हें पुडेंडम भी कह सकते हो। बच्चों इतना को डिस्कस करने के बाद में आपको थोड़ा सा काम यहाँ पे और करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है। और वो क्या क्वेश्चन है बच्चों, ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स, यानी कि वल्वा को, यानी कि पुडेंडम को, यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटलिया या फिर जेनाइटल्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है। कौन तो O2 ब्लड देता है, कौन वहाँ से CO2 ब्लड को कैरी करता है, कौन वहाँ से लिम्फ फ्लूइड को कैरी करता है, और कौन सी नर्व बच्चों यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटल्स को न्यूरल सप्लाई देती है। तो गाइज सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन बात करें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। जैसा कि आप जानते हो आर्टरी है वो O2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑर्गन्स तक O2 ब्लड लेकर के जाती हैं। सब बच्चों यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल्स को दो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं O2। कौन कौन सी, एक तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और दूसरी कौन सी है, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। तो बच्चों देखो पुडेंडम क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल का दूसरा नाम है, और आर्टरी का भी उसी के नाम के आधार पर है। बस एक इंटरनल पुडेंडल आर्टरी है और दूसरी कौन सी है, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। लेकिन बच्चों यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एक्सटर्नल जेनाइटल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली इंटरनल पुडेंडल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, या फिर कौन सी आर्टरी की ब्रांच है। तो आपको कहना है कि इंटरनल पुडेंडल आर्टरी ब्रांच है किसकी, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ये ब्रांच है। बल्कि जो एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है गाइज, फीमोरल आर्टरी की। इट इज ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। देखो यहाँ पे आपका बड़ा अच्छा कंसेप्ट होगा डायग्राम से क्लियर कि कौन सी इंटरनल है कौन सी एक्सटर्नल है, कहाँ से इंटरनल निकलती है कहाँ से एक्सटर्नल निकलती है। तो गाइज इस डायग्राम पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। क्या फोकस करने की आवश्यकता है कि देखो गाइज ये तो क्या है, एओर्टा। ये क्या है, एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा है बच्चों। ये एब्डोमिनल एओर्टा L4 का मतलब लंबर वर्टिब्रा 4, L4 के लेवल से दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, एक ये रही और एक ये रही। इन दोनों ब्रांचेज को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी। ये भी कॉमन इलियक आर्टरी और ये भी कॉमन इलियक आर्टरी। ये राइट साइड में है सो इसे अपन राइट कॉमन इलियक आर्टरी कहेंगे। ये लेफ्ट साइड में है सो अपन इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी इसे अपन कहेंगे। अब देखो ये कॉमन इलियक आर्टरी फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। देखो ये तो थी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये थी राइट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर ये दोनों के दोनों यानी कि राइट कॉमन इलियक आर्टरी भी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी भी अगेन दो ब्रांच भी डिवाइड होगी, एक तो ये और एक ये वाली। तो ये वाली जो है इसे अपन कहते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, इंटरनल इलियक आर्टरी। और जो बाहर वाली है इसे अपन कहेंगे एक्सटर्नल, ये वाली जो बाहर वाली है इसे अपन कहेंगे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इसी प्रकार लेफ्ट साइड के अंदर भी अंदर वाली ये वाली इंटरनल इलियक आर्टरी कहलाएगी और ये वाली क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहलाएगी। बच्चों इस पर फोकस नहीं करना, मैं जो मार्क कर रहा हूँ ना इसके ऊपर फोकस करना, इससे आपको वेल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बाहर वाली क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहलाएगी।
अब देखो ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये वाली ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही अपने थाई में पहुंच जाती है या फिर ग्रोइन रीजन को क्रॉस कर जाती है, तो बच्चों जब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ग्रोइन रीजन को क्रॉस करके थाई एरिया में पहुंच जाती है, तो इसी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को फिर फीमोरल आर्टरी के नाम से जाना जाता है। सो कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन सी आर्टरी है? फीमोरल आर्टरी है। तो जो अपनी एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी थी वो तो कहाँ से निकलती है? इस प्रकार से इस फीमोरल आर्टरी से लेफ्ट साइड से भी निकलती है और राइट साइड से भी निकलती है। और जो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी थी वो कहाँ से निकलती है? इस इंटरनल इलियक आर्टरी से। दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि जो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी है वो ब्रांच है किसकी? इंटरनल इलियक आर्टरी की। और जो एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी है वो ब्रांच है गाइस किसकी? फीमोरल आर्टरी की। क्लियर? वेल देन आर्टरी ब्लड सप्लाई के बाद में अपन बात करते हैं किसकी गाइज? वीनस ब्लड सप्लाई की। कि एक्सटर्नल जेनिटल से कौन सी वेन है जो CO2 ब्लड को कैरी करती है? तो ध्यान रखना गाइज, वेन का नाम क्या है? पुडेंडल वेन। वेन का नाम क्या है? पुडेंडल वेन एक्सटर्नल जेनिटल से वीनस ब्लड को सप्लाई करती है। बच्चों ये पुडेंडल वेन क्या करती है? एक्सटर्नल जेनिटल से CO2 ब्लड को कैरी करती है और कैरी करके ये पुडेंडल वेन इस CO2 ब्लड को डाल देती है। किस में डाल देती है? इस फीनस वेन में। फिर ये इस फीनस वेन किस में डाल देती है? इंफीरियर वेना केवा में। फिर इंफीरियर वेना केवा अपने हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है। फिर लंग्स से प्यूरिफाई होकर के 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा ये ब्लड प्यूरिफाई होकर के और किसके अंदर आता है? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से किसके अंदर चला जाता है बच्चों? ये मेटल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस प्रकार से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा वापस ये ब्लड बॉडी में क्या हो जाता है? सर्कुलेट हो जाता है। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक्सटर्नल जेनिटल्स को वीनस सप्लाई होती है पुडेंडल वेन से। और ये भी पूछ सकता है कि पुडेंडल वेन CO2 ब्लड को कौन सी वेन में ड्रेन करती है? तो कौन सी वेन में ड्रेन करती है गाइज? इस फीनस वेन के अंदर ड्रेन करेगी कौन? पुडेंडल वेन। देन फिर इसके बाद में देखो बच्चों, आर्टरी तो ब्लड लेकर के आई और फिर लाने के बाद में सेल्स ने ब्लड से ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और CO2 इसके अंदर छोड़ दिया। सो ब्लड ऑक्सीजनेटेड से कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो इस डीऑक्सीजनेटेड को लगभग 90% कैरी कर लेती है कौन है? वेन। लेकिन जो 10% बच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कौन कैरी करती है? लिम्फ वेसल्स करती हैं। और बच्चों आप जानते हो लिम्फ वेसल्स के अंदर जगह जगह पुलिस स्टेशन बने होते हैं जिन्हें आप लिम्फ नोड कहते हो। इन लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो भी पैथोजेनिस लिम्फ फ्लूइड के अंदर होता है ये लिम्फोसाइट उसे क्या कर जाती है? फेगोसाइटोसिस की भी प्रोसेस के द्वारा क्या कर देती है? उन्हें किल कर देती हैं, ख़त्म कर देती है और अपने को इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखती हैं। तो बच्चों लिम्फ सप्लाई कौन सा लिम्फ नोड एक्सटर्नल जेनिटल को लिम्फ सप्लाई देता है? तो गाइज वो लिम्फ नोड कौन सा है? थ्रू सुपरफिशियल इंग्यूइनल लिम्फ नोड। आपको नाम ध्यान में रखना है। 2 लिम्फ नोड होते हैं पेल्विक एरिया में, एक तो डीप इंग्यूइनल लिम्फ नोड। लेकिन यहाँ पे डीप नहीं, एक्सटर्नल जेनिटल्स को लिम्फ सप्लाई मिलती है किसके द्वारा? सुपरफिशियल इंग्यूइनल लिम्फ नोड के द्वारा। क्लियर गाइज? देन लिम्फ सप्लाई के बाद में अपन बात करते हैं किसकी? नर्व सप्लाई की। तो ध्यान रखना है कि नर्व सप्लाई देखो एक्सटर्नल जेनिटल का नाम पुडेंडम है दूसरा, तो यहाँ पर आर्टरी पुडेंडम, इंटरनल और एक्सटर्नल वेन भी यहाँ पे पुडेंडम इनकी पुडेंडल वेन। और यहाँ पे ध्यान रखना नर्व भी कौन सी है? पुडेंडल नर्व भी है। कि एक्सटर्नल जेनिटल्स को न्यूरल स्टिमुलेशन कौन सी नर्व के द्वारा मिलता है? तो गाइज वो नर्व कौन सी है? पुडेंडल नर्व। लेकिन ध्यान रखना पुडेंडल नर्व की भी 2 ब्रांच होती है, एक तो लेबियल ब्रांच और एक पेरिनियल ब्रांच। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी अपन एपिजियोटोमी करते हैं तो एपिजियोटोमी करने से पहले अपन नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया लगाते हैं पेरिनियम में, जो दोनों साइड में लगाते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, ताकि दोनों ये नर्व ब्लॉक हो जाए और मदर को डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो, पेन फील नहीं हो। तो ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल जेनिटल होते हैं
उनको नर्व सप्लाई लेबियल और पेरिनियल नर्व से मिलती है। और ये लेबियल और पेरिनियल नर्व किसकी ब्रांच है? इट इज़ ब्रांच ऑफ फुडेंडल नर्व। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में आपको ध्यान रखना है डेवलपमेंट का, कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पर कौन सी एम्ब्रियोनिक जर्म लेड से डेवलप होते हैं। गाइज ये अपन डिस्क्रिप अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज अभी अपन ने फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा, अभी अपन ने इसकी जो ग्रो की प्रोसेस होती है वो नहीं पढ़े, अभी बहुत कुछ अपन ने नहीं पढ़ा। इसलिए एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम को आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि भाई अपने यानी कि फीटस की जितनी भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन या फिर फीटस की पूरी बॉडी है वो किससे बनती है? 3 लेयर से बनती है, जिसमें सबसे ऊपर वाली एक्टोड्रम होती है, उसके नीचे वाली मीजोड्रम होती है और उसके नीचे वाली एंडोड्रम होती है। तो यहाँ से जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में फीटल लाइफ में, ये कौन सी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से बने हैं? एक्टोड्रम से बने, सबसे ऊपर वाली से बने हैं, एक्टोड्रम से बने हैं। तो गाइज ये अपनी बात थी एक्सटर्नल जेनाइटल की या फिर वल्वा की या फिर पुडेंडम की। आई होप गाइज आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। और बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो गाइज लेक्चर को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी लेक्चर अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुँच जाएगी, जिससे कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। और आपको तो पता है आपके ही कहने पर अपन ओबीजी सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। सो आपकी स्टडी की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। और गाइस साथ साथ में आप अपने बहुत अच्छे शानदार लजीज ज़बरदस्त नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो, जो आपको लाइफ टाइम के लिए काम में आने वाले हैं। सो गाइस कल जो अपन डिस्कस करेंगे वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करने के साथ साथ में मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा क्वेश्चन सेशन। यानी कि अभी तक अपना एक पार्ट पूरा हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, कौन सा? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैं कल आपके लिए एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एमसीक्यू लेके आऊँगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा। उनको आप सोल्व कीजिएगा और सोल्व करके अपने लेवल ऑफ नॉलेज को आपको क्या करना है बच्चों? असेस करना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपके लिए ये लेक्चर इफेक्टिव भी है या फिर नहीं है, इसका पता आपको लगेगा उन्हें एमसीक्यू से। क्लियर गाइज? थैंक यू गाइज।